हमने आपको बताया था कि अगर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं तो बहुत ही थोड़ी सी कोडिंग करके, बहुत थोड़े से यहाँ पे स्टाइलिंग के ऑप्शंस यूज करके हम एक अच्छी से अच्छी टेबल बना सकते हैं। टेबल के लिए बस आपको यहाँ पर देना है एट्रीब्यूट, जो जो चीजें आप देना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर ये बताया था कि अगर आप टेबल, टीएच, टीआर और टीडी, जितने भी टैग्स आप टेबल के लिए यूज करते हैं, उन सभी टैग्स को अगर आप एक साथ स्टाइल देना चाहते हैं, एक जैसा स्टाइल देना चाहते हैं, तो आप सभी एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर कॉमा सेपरेटर देकर के यूज कर सकते हैं। तो कॉमा सेपरेटर देने से आपको अलग अलग इनकी स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ी। जैसे टेबल का बैकग्राउंड कलर अगर येलो कर दिया है तो येलो हो गया है। बॉर्डर कलर हमने 2 पिक्सल्स का बॉर्डर दिया है, और कोई और कलर ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमने रेड कलर ले लिया, या टील भी एक कलर है, ऐसा नहीं है कि टील कोई कलर नहीं होता, टील कलर ले सकते हैं। और टेक्स्ट अलाइन कह दिया है हमने सेंटर। इसका मतलब ही ये है कि जो टेबल हम बनाएंगे उस टेबल का बैकग्राउंड में कलर ये होगा, बॉर्डर का कलर ये होगा, और मतलब कितना कितना बॉर्डर होगा, कितना थिकनेस होगी बॉर्डर की, और क्या कलर होगा, और जो टेक्स्ट लिखा गया है वो उसका अलाइनमेंट क्या होगा। और ये चीज इतनी हम कल कर चुके हैं, जो आपको दिखाया था। एक बार वापस से रन करके दिखा देते हैं आपको कि अगर हम ये फाइल रन कराते हैं तो ब्राउजर विंडो में ये फाइल हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये देखिए आप लोगों को ब्राउजर विंडो में ये फाइल कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो ये बॉर्डर का है, डबल बॉर्डर दिख रहा है आपको, यहाँ पर बैकग्राउंड में येलो कलर दिख रहा है, बॉर्डर का कलर टील कलर दिख रहा है, और जो भी कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है उसका अलाइनमेंट सेंटर है। अब अगर आप यहाँ पर कुछ और चीजें चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम जो हमारा हेडिंग वाला रो है उसका कलर डिफरेंट रखना चाहते हैं, तो हेडिंग वाले कलर को, अगर हेडिंग वाले रो को कलर डिफरेंट रखना है, उसकी स्टाइलिंग कुछ और करनी है, तो फिर यहाँ से टीएस टैग को हम यहाँ से हटा देंगे, और इसके लिए अलग से हम टीएस टैग की स्टाइलिंग अलग से करेंगे। जैसे मान लीजिए हम बैकग्राउंड में क्या कलर देना चाहते थे, तो बैकग्राउंड में मान लीजिए हमने कहा हम कलर देना चाहते थे रेड, और टेक्स्ट का कलर हम क्या देना चाहते थे, जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसका कलर क्या देना चाहते हैं, सपोज उसका कलर हम चाहते थे व्हाइट। बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं हम रखना चाहते, बाकी अलाइन हम सेंटर ही रख रहे हैं, सही करते हैं, सेव करते हैं, और सेव करके हम ब्राउजर विंडो पे जा करके इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप केवल हेडिंग वाली रो का कलर अपना चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेबल रो का कलर भी डिफरेंट हो तो आप यहाँ से टेबल रो के लिए टीआर टैग का भी अलग से यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं, उतना हम नहीं देना चाहते, इसलिए नहीं करेंगे। डिपेंड्स कि आप क्या क्या चीजें करना चाहते हैं। तो इंडिविजुअली अगर आप केवल हेडिंग वाली रो का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर वो टैग यूज करना है जिस तरीके से आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम कलर स्कीम तो कुछ भी ले सकते हैं, वो तो अब आपकी अपनी मर्जी है किस तरह का कलर देना है। लेकिन हम बॉर्डर के क्या स्टाइल दे सकते हैं, टेबल के बॉर्डर की अगर हम बात करें तो टेबल के बॉर्डर के कई सारे स्टाइल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे पहला स्टाइल मिलता है आपको कोलैप्स बॉर्डर। कोलैप्स बॉर्डर जो है वो किस तरह से दिखाई देगा आपको, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। ये टेबल हम कॉपी कर लेते हैं, एक फ्रेश फाइल ले रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं। सेव कर रहे हैं। ये टेबल हमने यहाँ पे ली है और अब हमें इसे कोलैप्स करना है। तो कोलैप्स करने के लिए मतलब बॉर्डर को कोलैप्स करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा कि हमें टेबल, फिर किसके लिए देना चाहते हैं, अगर हमारी टेबल में टेबल हेडिंग है तो टेबल हेडिंग भी, और जो टेबल डेटा है उसके लिए यहाँ पर आप स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या दे देंगे, मान लीजिए अगर आपको कोई बॉर्डर के लिए कलर लेना है तो आप बॉर्डर के लिए कलर ले लीजिए। बॉर्डर सपोज हमने दे दिया यहाँ पे 2 पिक्सल्स का बॉर्डर, सॉलिड बॉर्डर चाहिए, और किस कलर का चाहिए, यहाँ से हमने दे दिया रेड कलर का हमें बॉर्डर चाहिए।
ये तो हमने बॉर्डर दे दिया, और फिर हम यहाँ पे कहेंगे बॉर्डर कोलैप्स। ये बॉर्डर कोलैप्स एक प्रॉपर्टी होती है और इसको वैल्यू हम दे देंगे कोलैप्स ये। और यहाँ पर इसके बाद में टेक्स्ट अलाइनमेंट देना है तो अगर टेक्स्ट अलाइनमेंट दे दीजिए, यहाँ पर कह दिया मान लीजिए सेंटर। और टेबल की विड्थ स्क्रीन पर कितनी हो, तो हम 80% विड्थ यहाँ दे चुके हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं देते तब फिर हमें इसे ऊपर देना होता। फिलहाल हमने यहाँ दे रखा है तो कोई जरूरत ही नहीं अलग से स्पेसिफाई करने की। तो ये हमने यहाँ पर टेबल दी है, कोलैप्स बॉर्डर की टेबल है। सेव करेंगे और ब्राउजर विंडो में जाकर के इसको रन करा के देखेंगे। पहले हम ब्राउजर CSS टेबल कोलैप्स बॉर्डर। वैसे नॉर्मली जब हम 2 पिक्सल्स का बॉर्डर देते हैं तो बॉर्डर हमारा डबल लाइन में दिखता है, लेकिन जब आप कोलैप्स कर देते हैं तो जो बॉर्डर लाइंस के बीच में गैप था वो गैप कोलैप्स हो जाता है, वो गैप खत्म हो जाता है और एक सॉलिड बॉर्डर आपको एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये कोलैप्स बॉर्डर का है, बॉर्डर को कोलैप्स किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, उसके अलावा हम किसी भी पर्टिकुलर रो को अगर कलर देना चाहते हैं तो उस रो का भी कलर हम कर सकते हैं। मतलब सभी रोज को एक जैसा कलर नहीं देना है, पर किसी रो को अगर कलर देना है अलग तरीके से तो हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम चाहते थे कि मानसी वाली रो का कलर, सिया वाली रो का कलर और मानुषी वाली रो का कलर अलग हो और ऑल्टरनेट जो रोज हैं उनका कलर डिफरेंट हो। तो देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं TR, मान लीजिए कॉमा के बाद में हमने TR भी लिख दिया, तो टेबल रो तो फिर टेबल रो है, TR तो सब जगह TR ही लिखा हुआ है, यहाँ भी TR लिखा है, सब जगह TR लिखा है। तो उस सिचुएशन में हम ये कैसे बताएंगे कि इस रो को अलग करिए और इस रो को अलग करिए। तो ऑल्टरनेट अगर टेबल्स में सिमिलर टैग पर आपको यहाँ पर काम करना है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या यूज करते हैं, आप सिलेक्टर्स यूज करते हैं। CSS में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सिलेक्टर्स का, जिसकी कि हम आगे आपको प्रेजेंटेशन भी देंगे, आपको इसके बारे में बताएंगे। सिलेक्टर्स एक कॉन्सेप्ट होता है CSS में जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्टर्स मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्टर्स इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं सिमिलर टैग में। जैसे TR ही है, अगर आप इसको 2 डिफरेंट तरीके से दिखाना चाहते हैं तो आपको इसे सिलेक्टर के थ्रू ही दिखाना होगा, क्योंकि एक बार स्टाइल टैग में अगर आप लिखते हैं यहाँ पर TR तो ये फिर जितने भी TR टैग्स आप यहाँ यूज कर रहे हो ना उनके लिए यूज हो रहा है। जितने भी TR टैग्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उसमें फिर इंडिविजुअलिटी कैसे मेंटेन होगी कि भाई हम ऑल्टरनेट TR टैग्स की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए सिलेक्टर यूज करेंगे और फिलहाल हम ज्यादा कुछ खास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरीके का सिलेक्टर दे रहे हैं जिसका नाम है क्लास। क्लास सिलेक्टर आप यूज करते हैं और 2 TR मतलब हर TR टैग को एक क्लास देंगे, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि ऑल्टरनेट TR टैग्स सिमिलर कलर और स्टाइल के हों। तो उसके लिए क्या है कि आप 2 क्लासेस यहाँ पर बनाएंगे ऑल्टरनेट के लिए, एक क्लास इसके लिए बनेगी, एक क्लास इसके लिए बनेगी, फिर वही क्लास रिपीट होती रहेगी ऑल्टरनेट टैग्स पर। कैसे पहले हम क्लास बनाते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। क्लास बनाने के लिए जहां आप टैग लिखते हैं वहीं पर उसके आगे विद इन एंगुलर ब्रैकेट आप उसका क्लास नेम स्पेसिफाई करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लास इज इक्वल टू, अब नाम आपको जो भी देना वो दे दीजिए। तो मान लीजिए हमने कह दिया R1, ये कुछ भी हो सकता है, आप XYZ अपना कुछ भी नाम लिख लीजिए वो भी हो सकता है। और हम यही क्लास किस किस TR टैग को देना चाहते हैं उसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, ऑल्टरनेट रोज पे हम इसको पेस्ट। इसके बाद में हम क्या चाहेंगे कि जैसे अब यही इसी तरीके की एक और क्लास बनाना चाहते हैं ऑल्टरनेट के लिए, तो फिर लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू R2 और यही क्लास नेम जो है बाकियों के लिए पेस्ट कर देंगे। इन जितने भी हमारे ऑल्टरनेट रोज हैं उनके लिए हम यहाँ पर कॉपी करेंगे ऐसे। अब आपके पास इस बात की एक फैसिलिटी है कि आप 2 अलग अलग TR टैग्स का यूज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ से हम सब हटा दे रहे हैं, यहाँ मान लीजिए हमने टेबल लिया, बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर कोलैप्स कर दिया और टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, इतना हमने दे दिया यहाँ पे। और एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, सपोज टेबल के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ये कलर दे दिया हमने। पर अब हम यहाँ देना चाहते हैं TR जो हमारी जिनको हमने R1 क्लास दी है। तो जब भी आप कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो क्लास को डिफाइन करने के लिए
आपको एक ऑपरेटर यूज करना होता है यहाँ पे, डॉट। कौन से टैग को दे रहे हैं? टैग का नाम, उसके बाद में डॉट, और फिर उसके बाद में क्लास का नाम लिखा जाता है ऐसे। और अब आप इसको स्टाइलिंग दीजिए। जैसे आपने कहा कि R1 के लिए क्या है, बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर क्या होगा, अभी सोच लेंगे कि क्या कलर देना है। और क्या देना चाहते हैं हम, बैकग्राउंड कलर के अलावा हम देना चाहते हैं कलर, फॉन्ट का कलर देना चाहते हैं, तो फॉन्ट का कलर ले लेते हैं। और एक ले लेंगे फॉन्ट फैमिली, और एक ले लेंगे फॉन्ट साइज। बस इतनी चीजें हम यहाँ पे ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं जहां पे हमने R1 क्लास दी है वहां पर बैकग्राउंड कलर क्या हो, वहां पर बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हमने ले लिया नेवी कलर ले लिया, और जो टेक्स्ट हमारा लिखा जा रहा है उसका कलर हमने येलो ले लिया। फॉन्ट फैमिली ले ली हमने, मान लीजिए एरियल, कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं सिंपल सा। और फॉन्ट साइज ले लिया मान लीजिए हमने 20 पिक्सल्स। ये तो वहां जहां R1 है। ऐसे ही हमने कहा R2 क्लास के लिए क्या कीजिए, तो यहाँ पर भी एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ले लिया मान लीजिए यहाँ पर हमने येलो, और फॉन्ट का कलर हमने ले लिया नेवी कलर। वैसे तो फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज नहीं करनी चाहिए, पर थोड़ा वैरायटी दिखाने के लिए ही हम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, ये बस आपको दिखा रहे हैं जी। फॉन्ट फैमिली में मान लीजिए हमने एक फॉन्ट का नाम डाल दिया एजेंसी FB, ये एक फॉन्ट का नाम है। उसके अलावा हम यहाँ पर फॉन्ट साइज डाल रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए 10 पिक्सल्स, ये हमने किया इतना। और यहाँ पर हमने टेबल कॉमा TH टैग के लिए ये यूज किया। सेव करेंगे, और ब्राउजर में आकर के रिफ्रेश करेंगे। अब जो हमने टेबल टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर दिया था, वो टेबल और TH पर वो बैकग्राउंड कलर यहाँ आ रहा है। फॉन्ट का नाम और कलर कुछ हमने स्पेसिफाई नहीं किया था, तो डिफॉल्ट फॉन्ट नेम डिफॉल्ट कलर आ रहा है। सिर्फ TH होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कंटेंट हमारा बोल्ड में लिखा हुआ है, मतलब जो हेडिंग्स है वो हमारी यहाँ पर बोल्ड में लिखी हुई है। फिर उसके अलावा आपने देखा कि बैंडेड हमारी ये जो टेबल्स है बन गई, क्योंकि हमने कलर बैंड यहाँ पर डाल दिया और इस तरीके से आपने काम कर लिया। तो जिस भी, अब क्या है कि ये जो ब्लू कलर वाली रो देख रहे हैं इनको हमने एक क्लास दे दी थी R1, येलो कलर वाली रोज को एक अलग क्लास दी थी R2, और क्लास की आइडेंटिफिकेशन होने की वजह से, क्लास के सिलेक्टर की वजह से हमने यहाँ पर इंडिविजुअल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। तो जो भी आपको देखना है, थोड़ा सा फॉन्ट हम इसका भी बढ़ा देते हैं तो आप अच्छे से इसको देख पाएंगे। ये जो हमने इसको 10 पिक्सल्स किया है, इसको हम 20 कर देते हैं, और इसको सपोज हम 25 कर देते हैं। तो देख रहे हैं आप, डिफरेंट फॉन्ट भी दिख पा रहा है आपको, और सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। इतना ही नहीं, अगर यहाँ भी फॉन्ट फैमिली दे देते, फॉन्ट का साइज दे देते, तो यहाँ भी फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाती हेडिंग वाली रो के लिए, क्योंकि बाकी टेबल के लिए तो हमने TR टैग और क्लास सिलेक्टर दे ही रखे। तो यहाँ अगर दे देते तो यहाँ भी आपका आ जाता फॉन्ट फैमिली। अगर कोई अलग सा फॉन्ट दे देते हैं यहाँ पे, ऐसे हमने दे दिया लुसिडा हैंड राइटिंग, ये एक फॉन्ट है, तो मिलता है हमें पहले से। ये लुसिडा हैंड राइटिंग हमने दे दिया। फॉन्ट का कलर अगर आपको देना है, कलर दे दिया आपने यहाँ से सपोज प्लम। सेव, यहाँ आएंगे और यहाँ से कहेंगे रिफ्रेश। तो ये देखिए इस तरह से जो भी चीजें, साइज दे देंगे तो साइज भी आ जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपने इस तरीके से टेबल बनाई। कभी अभी मान लीजिए यहाँ पर ग्रेड्स की जगह पर सपोज सैलरी होती, टेबल में ग्रेड्स की जगह पर सपोज सैलरी होती, जहाँ ये ग्रेड लिखा है यहाँ मान लीजिए आपने लिखा होता सैलरी, और यहाँ पर आपने कुछ वैल्यू दे दी होती। हम बहुत छोटी छोटी वैल्यूज दे रहे हैं।
और यहाँ पर लास्ट रो, एक और रो हम यहाँ बनाना चाहते थे जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम टोटल लिख रहे हैं, TR दे दिया, इसको भी हमने क्लास दी और इसको एक अलग ही क्लास दे दी R3। फिर यहाँ पर टेबल टैग में यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ब्रांड टोटल। ये हमारा पहले कॉलम का डेटा है TD, और दूसरे कॉलम में हमें क्या लिखना है, दूसरे कॉलम में हमें निकालना है टोटल स्लैश TR। तो यहाँ पे टोटल निकाल के दे देंगे। टोटल हो गया हमारा 80, 80, 20, 105, 115, 215, ये टोटल है। तो हम चाहते हैं कि जो टोटल वाली रो है इसका कलर और स्टाइल और साइज सब कुछ, मतलब कलर और स्टाइल और सब चीजें डिफरेंट होनी चाहिए। तो फिर से हम नेक्स्ट क्लास यहाँ पर डिफाइन करेंगे डॉट R3 और एक स्टाइल देंगे यहाँ पर, वही बैकग्राउंड कलर अगर कुछ और देना है तो बैकग्राउंड कलर ये हो गया। बैकग्राउंड कलर में मान लीजिए आपने लगा दिया यहाँ पे प्लम कलर, आपने फॉन्ट का कलर कुछ और देना है तो फॉन्ट का कलर दे दिया यहाँ से आपने, सपोज हॉट पिंक कलर, आपने टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट फैमिली कर दीजिए आपने टाइम्स न्यू रोमन ये दे दिया, और फॉन्ट साइज दे दिया आपने यहाँ पर 30 पिक्सल्स का। इतना आपने यहाँ पर R3 क्लास के लिए किया। सेव करेंगे, अपने ब्राउजर की विंडो में जाएंगे और यहाँ पर आकर के रिफ्रेश कर देंगे। तो ये देखिए जो भी है, किसी भी इंडिविजुअल रो के लिए भी आप सेटिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऑल्टरनेट पे ही दें। तो ये आप यहाँ पर कर लेते हैं और चीजें फ्रेश हो जाती हैं। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक बार देख लीजिए, कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो पूछिएगा और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हम कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी मतलब किस चीज को देना है? सैलरी बनानी, सैलरी। हाँ वो तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी टेबल बना रहे हो, जरूरी थोड़ी ना कि हमारी बनाई हुई टेबल। टेबल आप कुछ भी रखिए, कंटेंट टेबल का कुछ भी हो, बस स्टाइल इस तरह से अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कलर आप कुछ और भी दे सकते हैं, फॉन्ट कुछ और भी दे सकते हैं, माने क्लास का नाम भी कुछ भी दे सकते हैं। हमने क्लास का नाम R1, R2, R3 दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप R1, R2, R3 ही दीजिए। क्लास के नेम के लिए जब आप लिखते हैं डबल कोट्स में नाम, तो वहां आप अपना नाम भी लिखेंगे तो चलेगा। बस ये ध्यान रखना होता है कि जो नाम नीचे क्लास को दिया जाता है वही नाम यहाँ लिखते हैं। अगर आप इसमें एलिमेंट का नाम ना भी लिखें, जैसे हम यहाँ से TR हटा भी दें, तो देखिए .R1, .R2 और .R3 का यूज करके भी ये काम किया जा सकता है। और आपने देखा था कि R3 से पहले हमने क्लास का नाम नहीं लिखा था, तब भी उसने वो चीज अप्लाई करी है। तो ये जरूरी नहीं कि आप एलिमेंट का नाम लिखें। एलिमेंट का नाम लिखना पड़ता है, लिखा जाता है, लेकिन वो दूसरी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती है तब ऐसा किया जाता है। तो ये है तरीका जिससे आप टेबल बनाते हैं। अब इसमें आगे हम टेबल के लिए और चीजें देखेंगे। इतना अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़े। नेक्स्ट होता है कि टेबल में जो कंटेंट्स होते हैं, आपको पता ही है कि जो सेल के अंदर डेटा आप लिखते हो, जो आप यहाँ देखते हो, तो ये सेल में जो डेटा होता है और इस कंटेंट के और सेल के बीच में जो गैप होता है, इस गैप को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंटेंट और सेल का जो एज है उसके बीच के गैप को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पर पैडिंग का ऑप्शन यूज करते हैं। तो अगर आपको गैप बढ़ाना है तो उसके लिए आप यहाँ पर पैडिंग यूज करेंगे, और पैडिंग के लिए फिर आपको जो भी जितने भी पिक्सल्स की पैडिंग देनी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह दिया पैडिंग, और यहाँ मान लीजिए हमने कह दिया 20 पिक्सल्स, तो पूरी टेबल पर दे रहे हैं तो एक ही बार में पूरी टेबल पर ये चीज हमारी, ये देखिए यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई हुआ, होना तो यहाँ भी चाहिए था वैसे, लेकिन यहाँ पर क्यों अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि इन रोज को अलग अलग क्लासेस में रखा गया है और सबकी क्लास की अपनी एक इंडिविजुअल सेटिंग की गई है, स्टाइलिंग की गई है। तो इसलिए क्या हुआ कि वो स्टाइल इस पर अप्लाई नहीं हुआ पैडिंग का, जबकि टेबल में देने के बाद भी वो यहाँ पर आया नहीं, क्योंकि इन रोज को अलग अलग उनकी क्लास में डिफाइन कर दिया गया है।
तो ये जब आप किसी क्लास में दे देते हैं उनको, तो इसकी जो प्रियोरिटी होती है वो यहाँ पर आती है। हाँ, यहाँ अगर कोई चीज ना की होती, जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड कलर ना दिया होता है कुछ है, तब तो फिर वो यहाँ की चीज अप्लाई हो जाती, अदरवाइज ये यहाँ पर ही होगा। तो ये जो हमने पैडिंग दिया है, अगर आप सब में करना चाहते हैं तो फिलहाल जिस तरह से हमने टेबल बनाई हुई है, तो वहां तो आपको ये सभी में करना पड़ेगा। अगर करना है तो जरूरी नहीं है कि आपको करना ही हो। यूजुअली तो हम ऐसी रो में ही करते हैं जहां पर कि हमारा कंटेंट जो है वो हेडिंग की तरह से हो, क्योंकि हेडिंग वाली रो को ही हम थोड़ा जरा हाइट ज्यादा देना चाहते हैं। ये किया, सेव किया, यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने पर आप देखिए पिक्सल दे दिया, ये हुआ। सेव करेंगे, एक जगह पर अच्छा, ये यहाँ पे, हाँ, हमने जो है ये TR के लिए लिया हुआ है, जबकि पैडिंग जो होती है वो सेल में लिखे हुए डेटा के लिए होती है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ही कॉमा TD कर देते हैं, तो आपकी हर सेल के डेटा पे आ जाएगा। क्योंकि ये R1 जो हमने क्लास ली है, ये R1 तो हमने TR के लिए ली है, तो सेल में लिखे हुए डेटा के लिए अगर आपको ये काम करना है तो आपको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर आप TD स्पेसिफाई कर देंगे, तो ये पैडिंग जो है आपकी उस पर आ जाएगी। सेव करेंगे और यहाँ आएंगे और रन करेंगे, तो ये देखिए आपकी चीजें आ गई। लेकिन बस ये कि अकॉर्डिंगली फिर आपके कंटेंट का जो है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि TD लिख दिया है, तो TD लिखने का मतलब ये है कि आपका जो भी टेबल में डाटा है उस पर ये सारी सेटिंग अप्लाई हो। तो ये सारी सेटिंग इसीलिए अप्लाई हो गई है। तो या तो आपको ये करना है, अगर आप मान लीजिए जैसे करना ही चाहते हैं, तो जो क्लास आपने डिफाइन की है TD के लिए, या तो अलग से क्लास डिफाइन करिए या ये क्लास TD में ले जाइए, और तब आप यहाँ पर .TD.R1 TD.R2 या जो भी करना चाहते हैं तब आप इंडिविजुअली कर सकते हैं। तो क्लासेस के हिसाब से काम करेंगे, या फिर अगर पूरी टेबल पर करना है तो पूरी टेबल पर भी ऐसे किया जा सकता है। बहरहाल पैडिंग का ऑप्शन जो है हम तब यूज करते हैं जब आपको सेल में लिखे हुए डेटा और सेल के आसपास की स्पेस पे को इंक्रीज करना होता है, तो वो स्पेस, वो गैप जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है अगर हम यहाँ से पैडिंग का ऑप्शन देते हैं। तो ये देखिए सेल और उसके आसपास का गैप पैडिंग से इंक्रीज हुआ है। तो टॉप बॉटम, ये पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम भी आप दे सकते थे, लेकिन जब आप पैडिंग देते हैं तो वो चारों तरफ से पैडिंग लेता है, लेकिन स्टैंडर्ड, जैसे ऐसा नहीं कि चारों तरफ से इक्वल लेगा। ऊपर से उसने बाय डिफॉल्ट ही टॉप लेता है, तो हमने जितना दिया है उतना गैप, यहाँ पे 15 पिक्सल्स का गैप वो यहाँ पर आपको दिखाता है। तो टेबल के सेल के कंटेंट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनके आसपास के गैप को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने टेबल के बैकग्राउंड में किसी इमेज को भी लगा सकते हैं। जैसे अभी तो आप कलर देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो टेबल के बैकग्राउंड में किसी इमेज को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इमेज को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपका बैकग्राउंड है, तो यहाँ से आपको कहना होगा, मतलब बॉर्डर के लिए आपको चाहिए होगा, जैसे अभी तो हमने यहाँ दे रखा है ये बैकग्राउंड कलर है, तब आपको यहाँ पर कहना होगा बैकग्राउंड इमेज। एक सेम टेबल ले लेते हैं, पेस्ट करते हैं और ये सब हटा देते हैं, और यहाँ से भी क्लासेस हम हटा देते हैं। ये क्या हुआ है, अब अगर हम
बॉर्डर सॉरी बैकग्राउंड में कोई इमेज देना चाहते हैं तो फिर बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड इमेज यूज करेंगे। कौन सी इमेज लेनी है उसके लिए यूआरएल, और यहाँ पर हमारे पास फाइल का नाम होना चाहिए। तो फाइल का नाम देखने के लिए मेरे ख्याल से बीजी नाम की एक फाइल है जो उसमें पड़ी हुई है, bg.jpg। एक बार देख लेते हैं किसी फाइल में हमने ये नाम लिया है। हाँ ठीक है, bg.jpg पड़ी हुई है फाइल। तो ये ले लिया हमने। अब हम इसे सेव करेंगे। यस, ये किया हमने, और अब हम इसे रन करा के देखेंगे। और आप देखिएगा जब ब्राउजर विंडो में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको इमेज दिख रही है। याद है ना, ये इमेज आपने देखी थी इससे पहले भी। यही टेबल हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, इसकी रोज बढ़ा देते हैं, सेम डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज। बड़ी सी टेबल बना ली, सेव किया, ब्राउजर विंडो में आए और रिफ्रेश कर देंगे। तो ये देखिए आपकी टेबल की बैकग्राउंड भी कोई इमेज बन सकती है। जो मर्जी हो वो आप इमेज यहाँ पर दे दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो इमेज आप ले रहे हैं वो सेम फोल्डर में सेव हो। तो बैकग्राउंड में भी आप इमेज की तरह से लगा सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप चाहें तो टेबल के बॉर्डर्स में भी इमेज दे सकते हैं। टेबल के बॉर्डर में अगर आपको इमेज देनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर अब ये बैकग्राउंड इमेज वाला ऑप्शन हम यहाँ से हटा दे रहे हैं और यहाँ देंगे बॉर्डर और URL bg.jpg फाइल का नाम, सेव करेंगे। और बॉर्डर की विड्थ जो है bg.jpg। तो नहीं ले रहा है।
बॉर्डर इमेज, इतना भी लिख देते तो आ जाता है ऐसे, या तो फाइल का कोई इशू है, वैसे दिखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता। ये नोट तो कर ही लीजिए एक बार, कोई फाइल आप लोग लगा के दिखाइएगा, देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, मेरे साथ हो सकता है मेरी ये वाली फाइल अप्लाई ना हो पा रही हो, तो आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉवरिंग की। हम सभी लोगों को मालूम है कि जब हम हॉवर करते हैं तो हॉवर करने का मतलब होता है कि हम माउस का पॉइंटर कहीं रखें और माउस का पॉइंटर जिस जगह पर रखा जाए वो रिएक्ट करे, वो इनेबल हो जाए या हाईलाइट हो जाए। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम हॉवर, हॉवर ओवर या माउस ओवर कहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अगर हम अपने माउस के पॉइंटर को टेबल पर रखें, टेबल के किसी हिस्से पर, और टेबल हमारी हाईलाइट हो जाए, रिएक्ट करे, रिएक्ट करने पर क्या करे, हो सकता है कलर चेंज हो जाए। जैसे अभी तो मान लीजिए हमारी टेबल के लिए हमने ये जो भी कलर लगा रखा है, यहाँ अभी हम हटा देते हैं इसको, यहाँ से, यहाँ सपोज हमने दे दिया बॉर्डर, मान लीजिए यहाँ दे दिया हमने 3 पिक्सल्स का बॉर्डर दे रखा है, और यहाँ पर सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर दे रखा है हमने, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे हमारी टेबल के पॉइंटर, उस पर हम पॉइंटर रखें तो क्या हो कि बॉर्डर कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, यहाँ से TR, TD, ये सब हमने कॉमन चेंजेस कर दिए पूरी टेबल पर। अभी अगर हम अपनी इस टेबल को देखें तो यहाँ पर ये टेबल हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी, पूरी टेबल बनी हुई है। थोड़ा सा हम इसके यहाँ से ये पैडिंग वगैरह हटा देते हैं, और फॉन्ट का साइज छोटा कर देते हैं, 20 पिक्सल्स, ये हमने दे दिया, बॉर्डर ये दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर सपोज हमने ले लिया यहाँ पर बैकग्राउंड कलर नेवी कलर ले लिया हमने, हम सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो के अंदर रिफ्रेश करेंगे तो ये टेबल हमारी इस तरह से दिखती है, ठीक है। अब हम ये चाहते थे कि जब हम बाहर कहीं पॉइंटर रखें तब तो कुछ ना हो, लेकिन पॉइंटर को हम टेबल के किसी भी रो पे या कॉलम पे कहीं भी ले जाएं तो जिस रो पे हम लाएं वो रो हाईलाइट हो जाए, उसके बैकग्राउंड का कलर, वो टेबल पूरी हाईलाइट हो जाए, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए और ये सब चेंज हो जाए, ये करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर जो है हॉवर करने के लिए उसको अलग तरीके से, किस चीज को आप हॉवर करना चाहते हैं वो आप उसको एट्रीब्यूट दे सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हम हॉवर करना, हम भी मान लीजिए अगर हम पूरी टेबल को ही हॉवर करना चाहते हैं या टेबल के जिस कंटेंट को हॉवर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे उस एलिमेंट का नाम लिखना होगा जिसको आपको हॉवर करना है, और एलिमेंट का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे लगाना होगा कोलन। कोलन ही लगता है, यहाँ डॉट नहीं लगेगा। डॉट सिर्फ तब लगता है जब आप कोई क्लास देते हैं, अभी टेबल को हमने कोई क्लास नहीं दी है और यहाँ पर हम उसको एक एट्रीब्यूट दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं, हॉवरिंग प्रॉपर्टी, हॉवर करने की प्रॉपर्टी। तो हॉवर करने पर क्या हो, टेबल रो को हॉवर करने पर क्या हो वो हम अब यहाँ बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने कहा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, और चेंज होकर के सपोज बैकग्राउंड का कलर हो जाए येलो, और फॉन्ट का कलर क्या हो जाए, फॉन्ट का कलर हो जाए मान लीजिए व्हाइट। और क्या चाहते हैं, बस और कुछ नहीं, मान लीजिए ठीक है बैकग्राउंड का कलर चेंज, कलर फॉन्ट का कलर चेंज हो जाए व्हाइट, बस इतना ही करना चाहते हैं। सेव कर दिया, यहाँ आएंगे और यहाँ पर आकर के हम रिफ्रेश करेंगे। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए टेबल के बाहर जब तक पॉइंटर रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी रहिए, लेकिन जब आप पॉइंटर को देखिए टेबल पे ला रहे हैं
तो देखें टेबल का बैकग्राउंड कलर येलो हो रहा है, टेबल का बैकग्राउंड कलर हो रहा है येलो। अगर आप चाहते हैं कि टेबल की रो का कलर भी चेंज हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर टेबल कॉमा TR कॉमा TD, और अगर TH के लिए भी करना है तो TH, इन सबको एक साथ प्रॉपर्टी देनी है। तो आप ये करेंगे, यहाँ आएंगे अपने इस पे और रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए इसमें इस तरह से हॉवरिंग प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर TH वो दे रखा है ये, अगर हम TD हटा दें तब भी आई होप ये काम करेगा। केवल हम हेडिंग को देते हैं, ज्यादा चीजें नहीं करते, केवल हम टेबल की हेडिंग को देना चाहते हैं कि जैसे ही हम टेबल में पॉइंटर रखें और हेडिंग रो पर हम हॉवर करें तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, फॉन्ट का कलर चेंज हो जाए, और बस ये दो चीजें हमें करनी है। तो हम यहाँ आएंगे अपनी टेबल पर और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी तो देखिए टेबल ऐसी दिख रही है, रो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप पॉइंटर को लेके जाएंगे हेडिंग वाली रो में, ये देखिए, तो आप जिस सेल में पॉइंटर रखेंगे वहां पर आते ही आप देखेंगे कि बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है और फॉन्ट का भी कलर चेंज हो गया है। अभी वो व्हाइट दिख रहा है, इसको कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, येलो के साथ मान लीजिए इसको हम ब्लू कलर दे देते हैं और सेव करते हैं, यहाँ आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए। तो ये हॉवर इफेक्ट कहलाता है। पॉइंटर को जहां पर भी रखें, जिस एलिमेंट पर पॉइंटर रखा जाए वो एलिमेंट अगर हाईलाइट हो जाए, रिएक्ट करने लगे, तो उसको कहते हैं हम हॉवरिंग इफेक्ट दे रहे हैं। तो ये हॉवरिंग इफेक्ट है, आप इसे यूज कर सकते हैं। पूरी टेबल को अगर आपको हॉवर कराना है तो कुछ करना ही नहीं है, फिर आप टेबल के लिए TR टैग का अगर यूज करेंगे केवल, तो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। मतलब ये फिर आपको यहाँ पर कुछ देने की जरूरत नहीं है, इतना मत लीजिए, आप केवल TR टैग ले लीजिए और हॉवर कराइए, सेव कराइए, यहाँ आइए और रिफ्रेश कर दीजिए। टेबल कॉमा नहीं, खाली TR से नहीं, वैसे ही लेगा जैसे हमने आपको अभी से पहले बताया था, वही आप यूज कीजिएगा। ये TH है और हम टेबल कोलन हॉवर कहते हैं। देखिए, तो पॉइंटर को जिस जगह पर आप लेके जाएंगे इस तरह से आपको जो है ये यहाँ पर हॉवर करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एलिमेंट को हॉवर करना चाहते हैं। TH को करना है तो TH को अलग से कर दिया, TR को करना है तो इसके लिए TD को करना है, तो ये टेबल डेटा के लिए हुआ। टेबल हेडिंग के लिए अलग से करना था तो टेबल हेडिंग के लिए अलग से कर सकते थे। टेबल कॉमा TH कोलन हॉवर और दे दीजिए कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड को कलर दे दो गोल्ड और फॉन्ट को कलर दे दीजिए सपोज ब्राउन, और आप सेव करिए।
यहाँ पर अपने ब्राउजर विंडो में आइए और रिफ्रेश करिए। तो देखिए यहाँ तो TD टैग के लिए तो ये हो गया, और इसके लिए देखिए अलग कलर है। तो इस तरह से आप हॉवरिंग इफेक्ट डिसाइड कर सकते हैं अपनी टेबल के लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। ठीक है। कई बार क्या होता है कि टेबल में हम डेटा लिखते हैं और अभी तक कभी आपने ऐसा ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपने पहले भी CSS की बात करें या ना करें, खाली HTML का यूज करके भी जब आपने टेबल्स बनाई होंगी, तो कभी आपने किसी टेबल को, उनके डेटा को ब्लैंक नहीं छोड़ा होगा। मतलब जैसे यहाँ पर अगर सैलरी लिखी है तो दिख रही है, अगर आप इसे डिलीट कर देंगे तो वहां पर क्या होगा कि वो एम्प्टी सेल नहीं दिखाता है। चाहे आप HTML से बना रहे हो या CSS साथ बना रहे हो, अगर टेबल की सेल एम्प्टी है तो वो एम्प्टी सेल को नहीं दिखाता है। HTML सपोर्ट नहीं करता है एम्प्टी सेल को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको एक सेल एम्प्टी चाहिए, मतलब सेल रखनी है लेकिन उसमें कुछ कंटेंट नहीं रखना। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आप देना चाहते हैं जिसमें, तो उस केस में क्या है कि आप एम्प्टी सेल्स को कैसे दिखा सकते हैं। एम्प्टी सेल्स के लिए अब मान लीजिए यहीं पर हमने कहा कि ये वाली सेल सपोज हमें एम्प्टी रखनी है, सब जगह नहीं रख रहे, केवल हम एक जगह पर अपनी एम्प्टी सेल रखना चाहते हैं। तो अगर कोई सेल हमको एम्प्टी रखनी होती है, या चलिए हम इसके नीचे बना के दिखा देते हैं एक टेबल छोटी सी। ये एक टेबल हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, हम यहाँ पर एक दूसरी टेबल बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं। एक नई टेबल बना रहे हैं, लेकिन अच्छा से वो यहाँ गड़बड़ करेगी, तो इसको सेव कर देते हैं। एक नई खोल लेते हैं यहाँ पे, लैंग्वेज और बस HTML। ये है हमारा एक टेबल, यहीं से पीछे से ले लेते हैं। ये टेबल हमारी बनी हुई है। अब यहाँ पर लास्ट में टेबल टैग को क्लोज करें। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमको कोई एक सेल एम्प्टी रखनी है, तो नॉर्मल तो जो सेल्स हैं आपकी, उनमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको एम्प्टी रखनी है कोई सेल, तो आप यहाँ पर अपना जो है वो दे देंगे। जैसे हमने यहाँ पे कहा स्टाइल, हमें किसे देना है, हमें देना है टेबल को बैकग्राउंड कलर इज रेड, पिंक कलर इज ब्लू, फॉन्ट साइज इज 25 पिक्सेल्स। बस इतना किया। और हम एम्प्टी सेल्स को अगर रखना चाहते हैं तो बस यहीं पर हम लिख देंगे एम्प्टी सेल्स, यहाँ पर शो। तो बाय डिफॉल्ट ये हिडन होती हैं, आप शो कर देंगे तो एम्प्टी सेल्स जो है आपकी यहाँ पर दिखने लगेंगी। अभी हम एम्प्टी सेल्स को शो नहीं कर रहे, अभी हम नॉर्मल ऐसे रख रहे हैं। और पहली ही जो हमारी रो है, इसमें जो 20 लिखा है इसे हम हटा देते हैं। TD हमारा टैग लगा हुआ है, क्लोजिंग ओपनिंग दोनों, लेकिन हमने उसमें सेल का कंटेंट नहीं लिखा। अब इसे सेव कर रहे हैं। और हम इसे रिफ्रेश करेंगे और आपको भी दिखा देते हैं इसकी। ये देखिए यहाँ पर, अभी अगर हम बॉर्डर लगा देंगे, यहाँ पर पहले बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर
2 पिक्सेल्स सॉलिड, कोई भी कलर देखिए, सेव करेंगे और ये इस तरह से दिखाएगा आपको। अब हम यहाँ पर अगर कह देते हैं empty cells show, यहाँ तो खैर आपको नहीं उतना अच्छा दिख रहा है, अगर खाली HTML का यूज किया होता तब अगर आप ये बनाते, ये स्टाइल टैग ना लगाते, तो वहां पर फिर जो है वो सही से नहीं दिखाते आपकी टेबल। अभी शो कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तो फर्क पड़ नहीं रहा इतना। एक सेकेंड इसको कर देता है। एक ब्लैंक न्यू फाइल ली है, HTML टैग लगाया है, बॉडी टैग लगाया है और ये कंटेंट पेस्ट कर दिया। एक सिंपल HTML फाइल बना रहे हैं, अभी और कुछ किया ही नहीं है, ना यहाँ कोई स्टाइल टैग है ना कोई कुछ इसमें लगाया है, कुछ नहीं करा है, केवल एक सिंपल सी टेबल बना रहे हैं। यहाँ पे सेव कर रहे हैं इसको table.html के नाम से, और अब हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पे दे दिया ऑर्डर, वो सारी उसमें एम्प्टी सेल्स दिखाएगा। नहीं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये डेटा डिस्टर्ब हो जाता है, ये सही तरीके से नहीं दिखाता है। लेकिन अगर आप कह देते हैं एम्प्टी सेल्स, वो अभी CSS के एनवायरनमेंट पे ही काम कर रहा है इसलिए दिखा रहा है, तो एम्प्टी सेल्स ये शो होने लगती हैं। तो आपको अगर ये चाहिए तो आप इसी के लिए यूज करते हैं अपना ये वाला ऑप्शन, जहाँ लिख देते हैं एम्प्टी सेल्स शो, और उसमें यहाँ पर आपको क्योंकि सबको बॉर्डर देना है तो इस वाली फाइल को हम क्लोज कर दे रहे हैं। यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे टेबल tr td, और बस tr-td टैग यूज किया, th टैग यूज ही नहीं किया है तो उसको नहीं देंगे। तो यहाँ आएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये एम्प्टी सेल जो है आपको यहाँ पर दिखाता है। तो ब्लैंक सेल्स भी आपको देखने की जरूरत पड़ेगी तो ब्लैंक सेल भी देंगे। बाकी टेबल में अगर आपको कोई कैप्शन देना है, आप सभी को पता है कि टेबल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको एक लेबल जरूर दिया जाता है, तो वो लेबल जो है कैप्शन कहलाता है। कैप्शन जब आप देते हैं तो आपने इससे पहले तक देखा था कि अगर खाली HTML का यूज करके आप कैप्शन देते हैं तो कैप्शन का एक फिक्स साइड होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो टेबल में CSS के थ्रू अगर आप कैप्शन देना चाहते हैं तो आप अपने मनचाहे साइड में कैप्शन दे सकते हैं। जैसे इसी टेबल को अगर हम कैप्शन देना चाहते हैं तो कैप्शन देने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे यूज करेंगे कैप्शन और कैप्शन का साइड। कैप्शन साइड कहाँ देना है वो आप दे दीजिए, टॉप में देना है तो टॉप दे दीजिए, बॉटम में देना है तो बॉटम में दीजिए। और कैप्शन देना क्या है वो कहाँ लिखते हैं, वो टेबल टैग के अंदर ही लिखा जाता है। यहाँ पर क्या कैप्शन देना है, इसको ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे यहाँ पर, और मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया मार्क्स रिपोर्ट। सेव करिए, यहाँ पर आइए, हम क्लोज कर देते हैं। फाइल का नाम है एम्प्टी सेल्स CSS, और यहाँ आप देखिए तो ये मार्क्स रिपोर्ट जो है टॉप में दिखने लगा। अगर ये कैप्शन आपको बॉटम में चाहिए तो आप क्या करेंगे, बस सिर्फ आपको यहाँ पे साइड चेंज करना है, टॉप की जगह पर लिख देना है बॉटम।
सेव करिए, ब्राउजर विंडो पे आइए और यहाँ से रिफ्रेश करिए तो ये कैप्शन नीचे आ गया। लेफ्ट, सेव, ब्राउजर विंडो, रिफ्रेश, नहीं केवल टॉप बॉटम ही देते हैं, लेफ्ट राइट में नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए आप अपने कैप्शन का साइज भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपने यहाँ पर यूज कर ली है जितनी भी टेबल से रिलेटेड है। तो CSS के थ्रू आपने टेबल बनाना सीखा, आपने लिस्ट बनानी सीखी और बाकी फॉर्मेटिंग तो सब आपने सीखी है। अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, अब इसमें मेन्यू हम डिजाइन करना सीखेंगे। मेन्यूज मतलब आप किस तरह के मेन्यू बना सकते हैं। यहीं पर अब हम नेविगेशन बार को भी डिजाइन करना सीखेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेन्यूज कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। तो बहुत जल्दी ही मतलब अब हम ये CMS वाला जो CSS वाला जो चैप्टर है ये हमारा खत्म हो जाएगा। मेन्यूज के बाद में CSS का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। CSS के बाद हम फिर फ्रेमवर्क शुरू करेंगे, लेकिन अभी आपका समझ लीजिए आप लोग एक चैप्टर पीछे हैं मॉर्निंग बैच से। बस ये चैप्टर आपका नेक्स्ट क्लास में मेन्यू खत्म हो जाएंगे। मेन्यू के खत्म होते ही CSS वाला टॉपिक खत्म होगा। उसके बाद हम फ्रेमवर्क शुरू करेंगे और वो फ्रेमवर्क भी आई गेस अगर हम 1 वीक रेगुलर क्लास लेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। फिर आपकी M2 की क्लास अलग से नहीं होगी। अब M2 की क्लास, M1 की क्लास सब इकट्ठी होगी। एक हफ्ता या 10 दिन की ज्यादा से ज्यादा और बात है, तो ये आपको इतने दिन के लिए क्लासेस अभी और करनी है। फिर आपकी एक ही टाइम पर क्लास होगी, M2 की और M1 की जो भी होगी, कॉमन टाइमिंग सबकी होगी और सभी स्टूडेंट्स को एक साथ में लिया जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इतनी चीजें ट्राई कर लीजिएगा। इसका स्लाइड आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लीजिएगा और बस ठीक है। फिर इतना ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल। स्वाति आपको समझ में आ रहा है? Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. हेलो बोलिए। मैम, एक बार मार्की ऐप भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उसमें, समझ नहीं आया है। मार्की में? यस मैम। तो मार्की यही बता देते हैं। मार्की एक ऐसा टैग होता है जिसको कि आप यूज करते हैं स्क्रीन पर, जिसमें आप किसी कंटेंट को, टेक्स्ट को मोबिलिटी देना चाहते हैं, मूवमेंट दिखाना चाहते हैं। तो जैसे आपको मार्की टैग सबसे ऊपर लगाना है, तो बॉडी टैग में आकर के हमने कह दिया मार्की, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं मार्की। इसको ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ये यहाँ पर आपने यूज किया। इसके अंदर आप जो कुछ भी लिख देंगे, अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, ये आपने यहाँ लिखा। आप इसे सेव करोगे, सेव करके अपने ब्राउजर विंडो पे जब आप जाओगे तो आप जब आप रिफ्रेश करोगे तो देखोगे कि हमेशा मार्की की जो डायरेक्शन होती है वो राइट टू लेफ्ट ही होती है और एक अपनी स्पेसिफिक स्पीड होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी डायरेक्शन और इसकी स्पीड दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आप इसको फॉन्ट सेटिंग तो कर ही सकते हैं, तब आपको पता ही है। तो अगर आपको इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है तो जहां मार्की टैग लिखा है वहां पर आप लिखेंगे स्क्रॉल अमाउंट लिखते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू, सपोज अभी हमने दे दिया 5, सेव करेंगे और बल्कि इसको हम क्या करते हैं, इसको स्क्रॉल अमाउंट दे देते हैं हम 10, थोड़ा तेज दिखाने के लिए 10 कर देते हैं। सेव करेंगे, फाइल का नाम है CSS empty cell, ब्राउजर विंडो में आएंगे तो आप देखिए पहले मार्की हमारा स्लो चल रहा था, अब मार्की की स्पीड कितनी हो गई, पहले से फास्ट हो गई। तो ये स्पीड आपको उतनी ही रखनी है कि चीजों को रीडेबल भी रखना है, मतलब रीडेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर रीडेबिलिटी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो फिर भी ये स्पीड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 20 कर दिया। अब आप देखिएगा तो ये दौड़ने लगेगा, है ना। तो स्पीड जो है वो इसकी जो है 5 to 10 ही होनी चाहिए। उस 10 से ज्यादा आप रखेंगे तो फिर रीडेबिलिटी का इशू होगा, पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। बाकी अगर आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, जैसे कि आपको भी यहाँ पे दिख रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा है, आपको इसको राइट वर्ड लेके जाना है तो यहाँ पे देंगे मार्की में स्क्रॉल अमाउंट लिखा है, यहीं पर लिख दीजिए डायरेक्शन, और डायरेक्शन इज इक्वल टू
लेफ्ट, ये लिख देंगे, सेव करेंगे और ब्राउजर विंडो में आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे। बॉटम, डायरेक्शन में भी कुछ मैंने बताया था, ध्यान नहीं आ रहा इस समय क्या बताया था, तो वो डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। और बस ये तो दो चीजें बताई थी कि आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो और उसकी डायरेक्शन आप कंट्रोल कर सकते हो, यही दो चीजें बताई थी। डायरेक्शन वाला एक बार आप देख लीजिएगा कि क्या लिखते हैं Direction में भी एग्जैक्टली। यही चीज थी, यही बताया था आपने। तो हाँ, तो ये चीज आप देख लीजिएगा एक बार ट्राई करके, और तो कुछ इसमें बताया नहीं था आपको। ठीक है, तो फिर बंद करें। यस, थैंक यू।